लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के विजय का क्या है यूपी फॉर्मूला? न्यूज 18 ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है, वो इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। मैं हूं अनूप गुप्ता। इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 सीटों का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे ज्यादा है। कैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में रणनीति बना रही है, अभी हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। अभी मैं लिस्ट देख रहा था, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपने सीटों में इजाफा कर रही है। 2014 की अगर हम बात करें तो एक सुनामी आई हुई थी, फिर थोड़ी सीटें जरूर घटी पिछले लोकसभा चुनाव में। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह हमारे ही चैनल में आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार आप देखिएगा रिकॉर्ड टूट जाएगा। आप क्या कहेंगे? माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश को बहुत निकट से जानते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, पला हूं, बढ़ा हूं और प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भी मुझे पार्टी की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है। मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, जिसमें 75 कमल के फूल से हम लोग लड़ रहे हैं और 5 सीटें, 2 हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 2 अपना दल के लिए, एक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए, 5 हमने गठबंधन के साथियों को दिया है। सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पहले आप प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो बड़ा दायित्व तो आपके कंधों पर है, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब हम लिस्ट देख रहे थे तो कई ऐसी सीटें हैं केशव जी, जिसमें आप लोगों को अब तक जीत नहीं मिली या आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा था, पिछले लोकसभा चुनाव में भी और उससे पहले भी। कैसे 80 सीटें आप ले आएंगे? विपक्षी पार्टियां तो कह रही कि आप सिर्फ इसी तरह से आप कह दे रहे हैं कि 80 सीटें आ जाएंगी। आज की डेट में हम 2 सीटों के बारे में कह सकते हैं जिसमें हमें जीत नहीं मिली थी। एक मैनपुरी की कह सकते हैं, दूसरी रायबरेली की कह सकते हैं। और आज मैं आपके साथ अनूप जी बैठ करके यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम रायबरेली और मैनपुरी सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत करके जो एक लक्ष्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का, वो लक्ष्य हम जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन चुनौती नहीं है, क्योंकि देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां टफ मुकाबला होता है। वहां पर कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आप हल्के में आप लेकर के। सीट का नाम लीजिए, मैं आपको बता दूं। देखिए बहुत सारी सीटें हैं, पूर्वांचल की सीटें, जैसे आपने मैनपुरी और रायबरेली का तो उदाहरण आपने दिया। हाँ। देखिए गाजीपुर, आजमगढ़, देखिए पिछले बार हम 2014 में जीते थे। बिल्कुल। और आजमगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सांसद हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ वहां पे प्रत्याशी हैं। पिछले बार तो हमारी कोई सीट ऐसी नहीं जिसे हम पहले जीत नहीं चुके हैं। हमें तो जो पहले जीते हैं वो विजय दोहराना है। और जो सीटें 5 हम पहले हार गए थे, जैसे आजमगढ़ भी हार गए थे हम लोग उस समय 2014 में, फिरोजाबाद भी हार गए थे लेकिन 2019 में हम लोगों ने जीत लिया। 2014 में हम लोग बदायूं हार गए थे लेकिन 2019 में हमने जीत लिया। तो ऐसी आज कोई सीट नहीं बची है जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने में कोई मुझे संशय दिखाई देता हो। एक सवाल है, चूंकि चुनाव है और उससे ठीक पहले मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, विपक्षी पार्टियों ने बहुत संदेह की दृष्टि से कई सवाल भी खड़े किए। आपको नहीं लगता, क्योंकि कई ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, वोटर बहुत ज्यादा है, अगर वो आपके विरोध में समाजवादी पार्टी का साथ देते तो उसका नुकसान हो सकता है आपको? देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है कि चाहे गाजीपुर की लोकसभा सीट हो और चाहे अन्य कोई सीट का आप नाम लें, हर सीट पे कमल खिलेगा और 2014 से भी बड़े अंतर से कमल खिलेगा। कोई ऐसी सीट नहीं है, मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने मुझे जाने का मौका मिला है और मैंने जो फीडबैक नीचे का लिया है कि हर बूथ के
टीम को एक लक्ष्य दिया गया है कि 2014, 2017, 2019, 2022 में जितना वोट आपके बूथ पर मिला है उसमें 370 वोट और बढ़ाना है, 370 और कमल अतिरिक्त खिलाना है, क्योंकि 370 अनुच्छेद हटाने का जो वादा देश से किया गया था उसे भाजपा हमारे नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा कर दिया है। बहुत जगह जब मैं बात करता हूं कि बताओ 370 बढ़ा लोगे, तो कोई कहता 500 बढ़ा लेंगे। तो फिर मैं कहता हूं 500 अगर बढ़ा सकते हो तो 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजे, तो रामलला को प्रणाम करो। 500 प्लस अपने यहाँ जितना वोट पहले मिलता तो उसमें बढ़ोतरी करो। कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है कि अमेठी, रायबरेली में कौन खड़ा होगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनके परिवार के हैं, वो कह रहे हैं कि वहां की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें। इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है कि मतलब हालांकि वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी। ये कांग्रेस की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, भाजपा की समस्या नहीं है। कांग्रेस से चाहे कोई भी आकर के लड़े, मैं आपको पूरे विश्वास से बता रहा हूं, अमेठी और रायबरेली में इस बार, अमेठी में तो खिला हुआ है कमल, इस बार भी खिलेगा, लेकिन इस बार तो रायबरेली में भी बहुत बड़े अंतर से कमल का फूल खिलेगा। केशव जी, आपसे बात कर रहा हूं और एक मुद्दे पर बात ना करूं तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपसे मुलाकात होती थी आपके ऑफिस में, तो आपके ऑफिस के पीछे एक बड़ी तस्वीर थी राम मंदिर की, और उत्तर प्रदेश के लिए वो ऐतिहासिक दिन जब प्राण प्रतिष्ठा, बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ा। आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ इस लोकसभा चुनाव में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है? देखिए, जो राम को मानने वाला है, जो राष्ट्रभक्त है, जो राम भक्त है, उसकी दर्द को कभी कांग्रेस ने नहीं समझा। मुझे भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कोई और पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी। अगर आजादी के तत्काल बाद गुजरात में भगवान सोमनाथ का मंदिर बन सकता था तो अयोध्या, मथुरा, काशी का मंदिर भी बन सकता था। लेकिन जब राम सेतु का मामला आया तो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, सोनिया गांधी जी उस सरकार की अम्मा थी, और श्री राहुल गांधी जी उस समय सुपर प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे थे। भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया था? इसी कांग्रेस पार्टी ने बताया था। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। राम भक्त कार सेवकों पर लाठी किसने चलवाया, गोली किसने चलवाया, जेल किसने भेजा? और 22 जनवरी 2024 को मैं आपको दावे से बता रहा हूं, कोई कार्यक्रम गांव वाले कभी कुछ आयोजित करते हैं तो सामान्य रूप से लोगों से सहयोग लेते हैं कि भाई हम रामायण करने जा रहे हैं, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसका उत्सव मनाने जा रहे हैं, हम कुछ सहयोग दीजिए। पूरे देश नहीं, दुनिया के राम भक्त 22 जनवरी 2024 को रो रहे थे खुशी से कि 500 साल बाद मेरे भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर आए हैं। चूंकि चुनावी कैंपेन बहुत जोरों पे है, आपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी।